So, very good evening. Yes, it's 11 o'clock, 11:30, right? Maybe. Very chilled, very cold December night here. And we are here to start our study about the mechanical property of solid. So, let's start mechanical properties. Wow, solid. Uh, It's very important chapter in the NCERT book of 11th class, 11th physics. Engineering point of view also is very important chapter. So first we will study about what is the solid. Solid क्या होता है पता है? Solid is the very fundamental जो हमने बचपन से सुनी हुई बात है जो बहुत पहले से हम लोग जानते हैं. Solid is the first state of matter. Solid is the first state of matter. Solid क्या होता है? Solid rigid होता है. Solid have high density. Solid are incompressible as compared to the liquid and gases. And also we know that solid are various types: crystalline solids, amorphous solid, etc., etc. But here, what do we have to study? That a little bit discussion about the intermolecular forces operating between the various type of constituent particles which are making the solid. Uh, we we take something in a hard sphere model. If you are taking the hard sphere model of solid, then we will get such structure. ये जो बातें हैं ये सारी माइक्रोस्कोपिक बातें हो रही हैं, नॉट माइक्रोस्कोपिक भी हुआ. ये हमारे सॉलिड के कांस्टेंट पार्टिकल हैं. पार्टिकल्स हैं मतलब क्या? एटम, मॉलिक्यूल्स एंड व्हाट? आयंस. केमिस्ट्री पढ़ा होगा, पता है एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, आयंस क्या होता है. नहीं पढ़ा है केमिस्ट्री पढ़ लेना. बट ये कांस्टेंट पार्टिकल्स मिल करके सॉलिड बनाते हैं. अभी हमको क्या यहाँ दिख रहा है कि सारे के सारे कांस्टेंट पार्टिकल्स आर व्हाट? टाइटली पैक्ड. कांस्टेंट पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड. एंड वन थिंग, इनके बीच का जो इंटरमोलिक्यूलर गैप है बहुत कम है, यानी इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो है वो क्या है? बहुत ज्यादा स्ट्रांग है. वही तो उसे सारे मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्टेड रख रहा है. इतना ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं कि दे कैन ओनली ऑस्किलेट अबाउट देयर एक्सिस. सो दैट्स थिंग इज व्हाई द सॉलिड आर रिजिड इन नेचर. वो रिजिड बिहेवियर शो करते हैं, वो जल्दी अपने शेप को चेंज नहीं करते हैं. अगर उनके तरफ सॉलिड पर एक्सटर्नल फोर्स भी लगता है तो solid show a very large resistance to the external load.
यही कारण है, because their constituent particles are tightly packed, they have high amount, they possess high amount of what, intermolecular forces. So let's write, due to strong intermolecular forces between constituent particles, solids are tightly packed. So rigid behavior. रिजिड बिहेवियर का मतलब दे ऑफर हाई रेजिस्टेंस when an external force is applied. Force is applied. अभी ये सारी बातें क्यों जरूरी है जानना, क्यों रिजिड बिहेवियर के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि अभी हमको माइक्रोस्कोपिक व्यू से जो हमने स्टडी किया, इतना स्टडी माइक्रोस्कोपिक व्यू, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हमने जाके स्टडी किया, अब माइक्रोस्कोपिक से हमें मैक्रोस्कोपिक तक जाना है। हमको रिजिड बिहेवियर के बारे में ना ज्यादा स्टडी करते हुए हमको उसकी बारे में ये जानना है कि अप टू हाउ मच एक्सटेंट a body is showing, a solid body is showing resistance to the external load, and after that what, after that they show something flexibility in their nature. अब इसके बारे में हमें स्टडी करना होगा। इसके तो हम लोड लगेगा, किसी सॉलिड पर लोड लगेगा, एंड लोड लगने के बाद हमारा क्या होगा कि उसके बिहेवियर में चेंजेस देखेंगे, और कैसे चेंजेस देखेंगे, और क्या कौन से लोड लगेंगे, क्या इम्पैक्ट होगा, इस सारे बारे में पढ़ाएंगे। तो सॉलिड के बारे में तो हमने जान लिया, अब ये जानेंगे कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज are those properties which can be observed on application of external फोर्स। यही एक्सटर्नल फोर्स को हम लोड भी बोलते हैं। जो एक्सटर्नल फोर्स जो लगता है किसी भी स्पेसिमेन पे, सॉलिड स्पेसिमेन पे, उसी को हम लोड भी बोलते हैं। कोई एक ऐसा सॉलिड स्पेसिमेन है, लग रहा है, अब इसके जो फाइबर्स हैं इनके अंदर क्या आएगा, कंप्रेशन आएगा, तो इस कंप्रेशन के वजह से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगा,
maximum amount of compressive stress a body can withhold, compressive strength की बातें होंगी, और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज होंगे। तो ये सारे इन सारे प्रॉपर्टीज के बारे में हमको डिस्कशन करना है कि सॉलिड पर। इस चैप्टर में बेसिकली हमें क्या करना है कि सॉलिड अब रिजिड है, सॉलिड कब डिफॉर्म करेगा, अप टू व्हाट एक्सटेंट, पहले ही बताया था कि अप टू व्हाट एक्सटेंट अ सॉलिड कैन show rigid behavior. After some time it will be deformed, and what are type of deformation, and how the forces are acting, and what impact a force can create। और इसमें देखिए क्या है कि इसके पहले चैप्टर मैंने पढ़ा था, तो फोर्स क्या करता है। फोर्स की वजह से दो बातें होती हैं। फोर्स मोशन में लाता है कोई बॉडी को, ठीक है। फोर्स की वजह से रेक्टिलिनियर मोशन होता है, रेक्टिलिनियर मोशन होता है। फिर हम बातें करेंगे रोटेशनल मोशन होता है, और फिर एक रोटेशनल मोशन, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रेक्टिलिनियर लीनियर एंड रोटेशन, जिसको जनरल मोशन भी बोलते हैं, इसे जनरल मोशन भी बोलते हैं। इसके अलावा फोर्स का एक और इम्पैक्ट होता है, फोर्स का एक इम्पैक्ट और होता है, इसको हमने टॉर्क के नाम से जानना है। रोटेशनल मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क, फोर्स इनटू व्हाट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये तब होता था, ये सारी बातें तब होती थी जब ऑब्जेक्ट क्या था, फ्री टू मूव, फ्री टू मूव। हियर द ऑब्जेक्ट इज, force is acting in such a way that object is neither free to move nor rotate, and then in such case this type of force is going to affect the symmetry of the body specimen, either symmetry of specimen, or we can say the affecting, the force is affecting the internal constant particle of the solid specimen. And how the internal constant particles are affected, and due to that the various properties are generated. And so various type of properties like strength, malleability, ductility, etc. These are the properties which arises when the external load is applied to the solid body. सो बेसिकली इस चैप्टर में हमें सॉलिड का डिस्कशन करना था, रिजिड बिहेवियर के बारे में बात करेंगे, फिर उसके एप्लीकेशन, रिजिड बिहेवियर कब तक शो होता है, फिर उसके बाद हम मैकेनिकल, उसके बाद हम बात करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का। और ठीक है, तो स्ट्रेंथ हुआ, स्ट्रेंथ के कई प्रकार होंगे, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा, यील्ड स्ट्रेंथ होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वी विल लेटर स्टडी ऑन। And yes, we will have some little bit discussion about malleability, ductility, and ductility, brittleness. These are the very important properties. Okay, rigid body, रिजिड बॉडी का डेफिनेशन लिखेंगे इसके बाद से। रिजिड बॉडी ऐसा बॉडी है, ऐसा हाइपोथेटिकल बॉडी है कि अगर उस पर कोई फोर्स लगाया जा रहा है तो इट इज दैट द बॉडी इज नॉट शोइंग एनी रिस्पॉन्स टू दैट फोर्स, पूरा का पूरा फोर्स को एब्जॉर्व कर जा रहा है और उसके फाइबर्स में देयर इज नो चेंजिंग,
neither compression or elongation or anything. Rigid body are those rigid body is such a hypothetical body. हाइपोथेटिकल ही होता है, कोई भी रियल में ऐसा बॉडी नहीं होता है. हाइपोथेटिकल बॉडी which does not show deformation. Application of external load and deformation को डेल्टा से अगर हम करते हैं, बेस्ट अगर deformation is equal to 0 in case of what? हमको एक बात पता है कि रिजिड बॉडी तो होती नहीं है, ये तो हाइपोथेटिकल बॉडी है. हम ये कह सकते हैं कि एवरी बॉडी shows rigid behavior up to a certain extent. यानी अगर कोई दीवार है, दीवार इतना बड़ा है तो उसका कम फोर्स लगाएंगे तो उसको तो एब्जॉर्व कर ही जाएगा. अब धीरे धीरे अगर फोर्स का अमाउंट बढ़ाते जा रहे हैं तो एक समय तो ऐसा आएगा कि दीवार के जो ब्रिक्स होंगे वो निकल जाएंगे. तो वही बात है, अप टू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स आफ्टरवर्ड सर्टेन एक्सटेंट्स वो रिजिड बिहेवियर शो करेगा, मगर कुछ टाइम बाद से वो फ्लेक्सिबल हो जाएगा. तो फ्लेक्सिबल बॉडी कब होता है? जब बॉडी डिफॉर्मेशन शो करने लगता है, जब बॉडी पर कोई एक्सटर्नल लोड लग रहा है और उसमें डिफॉर्मेशन आ रहा है. अब ये डिफॉर्मेशन कैसा है और उस लोड को क्या बोलेंगे, उस एक्सटर्नल फोर्स या उस लोड को हम क्या बोलेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे. उसको बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्सेस. ये तब होता है जब कोई बॉडी इज नाइदर फ्री टू मूव नॉर रोटेट. अगर ये दीवार अगर फ्री टू मूव होता तो बाहर चल निकल जाता, मगर ऐसा होता है नहीं, होना तो है नहीं, वो तो अपने जगह पर स्थित है और हम फोर्स लगाए जा रहे हैं. ये एक प्रकार का डिफॉर्मिंग फोर्स है जो उसके शेप और साइज को चेंज करना चाह रहा है. तो अब डिफॉर्मिंग फोर्स अगर लग रहा है तो कितने कैसे डिफॉर्मेशन होंगे. कोई बॉडी ऐसा हो सकता है कि जिस पर फोर्स लगाने के बाद से कुछ टाइम तक, लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम तक वो डिफॉर्मेशन रहे, बाद में वो दोबारा से अपने प्रीवियस शेप और साइज को रिगेन कर ले. ऐसा भी हो सकता है कि जैसे दीवार वाले केस में अभी ब्रिक अगर निकल जाएगा, सारा दीवार टूट जाएगा तो दोबारा थोड़े बनेगा. तो परमानेंट डिफॉर्मेशन हो रहा है. तो दो प्रकार के डिफॉर्मेशन हम देखेंगे, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एंड इलास्टिक डिफॉर्मेशन. सो in this chapter we will study basically about the elastic behavior. Our whole study will be limited up to mostly 85% of the study limited up to the elastic behavior. So this all the things. And रिजिड बिहेवियर के बारे में बात हो गया. तो अब हम बातें करेंगे कि डिफॉर्मेबल बॉडी कौन सी बॉडी होती है. डिफॉर्मेबल बॉडी, डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेबल बॉडी. these
are the bodies which show deformation are, ये क्या डिफॉर्मेशन क्यों होता है? क्योंकि चेंज इन प्रॉपर्टीज ऑन application of external force or load। कितने प्रकार के लोड होते हैं भी बताएंगे। एक्सटर्नल फोर्स और लोड, लोड भी बोल सकते हैं। एक्सटर्नल फोर्स को ही लोड बोलते हैं जो फिजिकल कांटेक्ट हो। अभी ये जो फोर्स है, अगर कब लोड बोलते हैं किसी फोर्स को? जब ये फोर्स इज इन द डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसे लोड बोलते हैं। ठीक है। एंड डिफॉर्मेशन अभी क्या है कि डिफॉर्मेबल बॉडी डिफॉर्मेशन शो करता है जब एक्सटर्नल फोर्स आता है। इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स। यही फोर्स को हम बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। व्हेन अ बॉडी इज नॉट फ्री टू मूव, कोई बॉडी है ये फ्री टू मूव नहीं है, वॉल सामने की जो वॉल है फ्री टू मूव नहीं है, नॉर रोटेट, ना ही रोटेट कर सकती है। अब हम इस पे फोर्स लगाने लगे। एंड व्हेन अ एक्सटर्नल force is applied, then it will change the shape, size, or both of body। ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स। दिस टाइप of force is called डिफॉर्मिंग फोर्स। यही फोर्स जो होता है एक्सटर्नल लोड है, फिर डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं। अब डिफॉर्मिंग फोर्स के बारे में जान लिए, अब जानेंगे कि डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से चेंज इन शेप और साइज, चेंज द शेप और साइज और बोथ ऑफ बॉडी। अब शेप क्या होता है, साइज क्या होता है, एंड कैसे चेंज होता है, और उस मेजरमेंट हम लेते हैं तो वहां से हमको जनरेट होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन में पढ़ने से। तो डिफॉर्मिंग फोर्सेस के बाद से हम पढ़ेंगे डिफॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन क्या होता है? चेंज इन शेप, साइज और बोथ। कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये हुआ हमारा रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट, गलत बन गया क्या, थोड़ा सही बना दे।
अच्छा, इसे बोलते हैं लेंथ। जो लंबा होता है उसे बोलते हैं लेंथ, इसे बोलते हैं ब्रीथ। ठीक है। आगे जरूरत पड़ेगी लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस बताने के लिए, इसीलिए भी बता दे रहे हैं कि इसे बोलते हैं लेंथ और ये होता है ब्रीथ। जो लॉन्गर डायमेंशन वाला होता है उसे बोलते हैं लेंथ, जो शॉर्टर डायमेंशन होता है उसे बोलते हैं ब्रीथ। जब शेप में चेंज होगा तो जब फोर्स लगेगा। अच्छा, पहले साइज का ही बता दे रहे हैं। तो साइज बेसिकली, साइज मतलब डायमेंशन। अगर ये ऐसे लोड लग रहा है, इधर से खींचने वाला, खींचा जा रहा है, तो इसका जो साइज है यानी जो लेंथ है ये चेंज हो सकता है। लेंथ क्या हो जाएगा, हल्का सा change हो सकता है। ठीक है? ये अगर यल है तो ये हो जाएगा डेल्टा यल। अगर, तो ये चेंज इसे बोलते हैं, जो डेल्टा यल है इसे बोलते हैं चेंज इन व्हाट, साइज, या चेंज इन डायमेंशन। अब शेप की बात कर लें कि क्या हो, कैसे, मतलब शेप चेंज। ऐसे सर्कुलर कोई ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर कोई ऑब्जेक्ट है, लगा दिए हम इस पर फोर्स, फिर थोड़ा सा ऐसे चिपटा सा हो गया, ये हो गया क्या, चेंज इन शेप। तो ये डिफॉर्मेशन है। अभी इस, ये जो डिफॉर्मेशन है पढ़ेंगे इलास्टिक डिफॉर्मेशन एंड व्हाट, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ये दो टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है। तो डिफॉर्मेशन जब पढ़ेंगे, डिफॉर्मेशन में क्या हुआ, चेंज इन शेप, चेंज इन साइज और चेंज इन बोथ। तो साइज का अगर चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली लेंथ में चेंज हो जाए, ब्रीथ में चेंज हो जाए, हाइट अगर होता, 3D फिगर होता तो चेंज इन हाइट हो जाता है। तो ये होता है चेंज इन साइज या चेंज इन डायमेंशन। अभी शेप की बात करेंगे तो सर्कुलर शेप है, इलिप्टिकल हो गया, रेक्टेंगुलर शेप है तो उसका क्या हो गया कि उसका थोड़ा सा शेप बिगड़ गया, तो उसे बोलते हैं शेप, चेंज इन शेप। ये डिफॉर्मेशन होता है। और बेसिकली जब चेंज इन साइज होता है, चेंज इन डायमेंशन होता है, लेंथ में, ब्रीथ में, हाइट में, तो वहां से हमारा जनरेट होता है स्ट्रेन, जो आगे हम पढ़ना है। ठीक। और ये जो एक्सटर्नल लोड लग रहा है, इससे हमारा जनरेट होता है व्हाट, इससे हमारा जनरेट होता है स्ट्रेस, जो हमें आगे पढ़ना है। इसके पहले हम पढ़ेंगे कि डिफॉर्मेशन हुआ। अभी डिफॉर्मेशन हुआ तो ऐसा भी हो सकता है कि लोड लगा हुआ है, लोड हटा देंगे, लोड हटाएंगे तो क्या ये जो बॉडी है अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेगी। अगर रिगेन कर लेती है तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन था, और उस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे व्हाट, इलास्टिसिटी। एंड अगर चेंज शेप, लोड हटाने के बाद भी शेप वैसा का वैसा रह गया तो हुआ है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। एंड उसके में कांस्टेंट पार्टिकल में जो चेंज आया है, क्या हुआ है, परमानेंट हो गया है। तो इसीलिए वो अपने लोड हटाने के बाद भी अपने ओरिजिनल शेप को, प्रीवियस वाले शेप को रिगेन नहीं कर पा रहा है, तो उसे बोलते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, और उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन से इलास्टिसिटी होता है और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन से प्लास्टिसिटी होता है। ओके, देन लेट्स, deformations are of two types। पहला होता है इलास्टिक डिफॉर्मेशन
if the object regain its original shape and size after removal of deforming forces, then deformation is called elastic deformation, and property is called elasticity. ठीक है, क्या हुआ, ये लगा हुआ है इस पे फोर्स लगाया गया है, ये थोड़ा सा चेंज हो गया है पी लोड की वजह से, यहाँ पर हल्का सा क्या हो, बट आफ्टर रिमूवल वो दोबारा से वही लेंथ में आ जा रहा है, ठीक है ना। ठीक है, आफ्टर रिमूवल दोबारा से फिर ये लेंथ पूरी अपना एक्वायर कर लेगा, तो ऐसे को बोलते हैं क्या, इलास्टिक डिफॉर्मेशन। ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में ऐसा नहीं होगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में परमानेंटली अपना पोजीशन ले लेगा, यल प्लस, अगर ये यल है तो यहाँ पर यल प्लस डेल्टा यल हो जाएगा, और ये ब्रेथ ब्रेथ का ब्रेथ कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का डेफिनेशन होगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन if the body is unable to regain its original shape and size after removal of deforming force, then deformation is called plastic deformation. And property is called plasticity. ये सारी बातें हैं, ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट,
ये है लेंथ, ये है ब्रीथ, इस पे हमारा लगा फोर्स, एक्सटर्नल लोड भी थोड़ा सा गलत बना दिए। गलत इसलिए क्योंकि कभी भी जो दोनों फोर्स होता है एक सेंट्रल एक्सिस से चाहिए, सेम एक्सिस से होना चाहिए। ऐसा नहीं, अगर सेम एक्सिस से नहीं पास होगा तो इट विल क्रिएट सम मोमेंट हियर, कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। इसीलिए कॉम्प्लिकेशन को रिमूव करने के लिए, चूंकि अभी हम मोमेंट के बारे में नहीं डिस्कस करेंगे यहाँ पे, सिर्फ लोड के बारे में डिस्कस करें। इसे एक्सियल लोड बोलते हैं, एक्सियल लोड भी बोलेंगे, बाद में बताएंगे। ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होता है, तो सेम एक्सिस से हमेशा पास ऐसा बनाया जाता है दोनों लोड जो है वो सेम एक्सिस से पास है। और दो लोड क्यों लेते हैं इसके बारे में भी बताएंगे आगे। यहाँ दो लोड हम क्यों पिक्टोरियल व्यू कर रहे हैं ये बाद में बताएंगे। और आफ्टर लोड क्या हो जाता है कि जब लोड लग रहा है तो इसमें कुछ डिफॉर्मेशन आ गया, लेंथ में ही आया डिफॉर्मेशन, लेकिन आ गया कितना, डेल्टा एल आ गया। अब क्या होगा कि जब रिमूवल करेंगे तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, ऐसे हो गया, ए एल प्लस डेल्टा एल हो गया, ए बी हो गया, यानी इसमें डिफॉर्मेशन दिख रहा है, तो ऐसे को प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बोलते हैं। इसको प्रॉपर्टी को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। ठीक, इसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट टर्म है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट, सॉलिड ऑब्जेक्ट अगर ले लें, प्लेन ऑब्जेक्ट से ही भी समझ जाए, अगर प्लेन ऑब्जेक्ट से ही समझा जाए कोई बॉडी को, जिसमें हम प्लेन फिगर अगर ले रहे हैं, अभी सिंपल के लिए प्लेन फिगर लेते हैं, बाद में हम सॉलिड ऑब्जेक्ट को भी डिफाइन करेंगे जिसमें लेंथ, ब्रीथ और हाइट दिखाई देगा, लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ और सिर्फ लेंथ और ब्रीथ को ले रहे हैं, जिसमें लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस को समझना चाहिए। सपोज कर लेंगे ये हमारा शेप है, 3D ऑब्जेक्ट है, उसका हम फ्रंट व्यू देख रहे हैं, एक साइड का व्यू देख रहे हैं, तो ये बना हमारा लेंथ, जो सबसे बड़ा होता है डायमेंशन, उसे बोलते हैं लेंथ और इसे बोलते हैं ब्रीथ। अब लेंथ के अबाउट जो एक्सिस जाती है, इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, लॉन्गिट्यूड उसे बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होता है। और लॉन्गिट्यूड किसे बोलते हैं, तो जिसका लेंथ बड़ा होता है, जिस डायमेंशन का लेंथ बड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। ये एक और तो ऐसे ऐसे जा सकता है, इसके 90 डिग्री, ठीक 90 डिग्री, इसे हम बोलेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस। और ये जो बातें हो रही हैं ये एक्स वाई प्लेन की, यानी 2D, सिर्फ और सिर्फ आगे बताएंगे कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट में। तो अभी के लिए हम सिर्फ इतना जान रहे हैं कि यहाँ एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है और एक ट्रांसवर्स एक्सिस है, मगर ऐसा तो होता नहीं है। प्लेन फिगर मोस्टली, प्लेन फिगर हर जगह थोड़े मौजूद होता है, हमको सॉलिड फिगर से डील करना है, तो सॉलिड फिगर में लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा, हाइट भी होगा, एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और दो ट्रांसवर्स एक्सिस। इन कॉमन प्रैक्टिसेस वी यूज। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इसके आगे फर्दर पढ़ेंगे, और टाइप ऑफ लोड एंड देयर इम्पैक्ट डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिस्कस करेंगे स्ट्रेस एंड देयर टाइप, स्ट्रेस एंड टाइप्स टाइप्स
and then stand. Okay, so this is all for today. Thank you.